हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुछ पॉजिटिव करो ना। दोस्तों, डेथ जो है ये ह्यूमन लाइफ का सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, स्पेशली जब हम बात करते हैं कि इस फिजिकल वर्ल्ड की, मटेरियल वर्ल्ड की। और अगर कोई व्यक्ति या पर्सन जो यंग है, फेमस है, रेस्पेक्टेबल है सोसाइटी में, जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसका पेन जो है वो काफ़ी अनबियरेबल हो सकता है और बहुत लंबे समय तक रह सकता है। सिद्धार्थ शुक्ला की सडन डेथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है हमारे लिए कि लाइफ इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल वेदर वी आर यंग और वी आर ओल्ड। क्योंकि ऐसे और भी केसेस बहुत आ रहे हैं पिछले 10-5 सालों के अंदर, जहां पे बहुत ही यंग लोगों की भी डेथ बहुत सडनली हो रही है। हम इस बात को अक्सर भूल जाते हैं कि जब हमारा जन्म होता है तो मृत्यु यानी कि डेथ हमारे साथ हमेशा पैदा हो जाती है और वो साथ साथ चलती है एक शैडो के रूप में, और कब ओवर पावर कर ले ये हमें नहीं पता। ये जो सिद्धार्थ शुक्ला का डेथ था एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी थी, नो डाउट। लेकिन कोई भी बड़ी ट्रेजेडी या कोई के पीछे एक बड़ा कॉज होना तो बहुत ज़रूरी है, और इसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई कॉज था या है, जो भी उसको हम आगे डिस्कस कर सकते हैं या उससे हम कुछ सीख सकते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो एक और मैसेज हमारे लिए छोड़ के गए हैं जो हमें एक्सप्लोर करना होगा अपनी बची हुई ज़िंदगी को सुधारने के लिए, अपनी बची हुई ज़िंदगी को बचाने के लिए। और चलिए उसी को हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट एग्जैक्टली वी आर इग्नोरिंग इन आवर लाइफ्स विच इज कॉजिंग सच सडन डेथ्स। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताना चाहूँगा। एक प्रोफेसर साहब थे और उन्होंने एक बार एक बोट को हायर किया, और बट बड़ी शानदार बोट थी जिससे कि वो थोड़ा सा अपने फ्रीडम से अकेले घूमना चाहते थे सी के अंदर। तो वो जब बोट में जा रहे थे तो उन्होंने जो सेलर था जो वहाँ खड़ा हुआ था उनके स्वागत में और जो पूरा मैनेज कर रहा था, उससे पूछा कि डू यू नो ओशिनोलॉजी। तो सेलर ने बोला कि साहब मैं तो एक सेलर हूँ, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है व्हाट इज़ ओशिनोलॉजी। बोला अरे तुम तो ओशन में रहते हो, तुम्हें नहीं पता कि ओशन का जो ह्यूमन यूज़ है उसकी साइंस को बोलते हैं ये ओशिनोलॉजी। क्योंकि वो प्रोफेसर साहब थे, वो जब उनको क्वेश्चंस पूछना और नॉलेज के ऊपर डिस्कस करने की आदत ज़्यादा थी। फिर उन्होंने पूछ लिया उनसे कि डू यू नो मरीन बायोलॉजी। बोला साहब मैं एक सेलर हूँ, मेरे को ये सब बातें सर कैसे पता। बोला फिर भी तुम तो सी में काम कर रहे हो 15 सालों से जैसे तुमने बताया, और तुम ये नहीं जानते कि ये जो मरीन मतलब सी एनिमल्स हैं उनकी स्टडी जो होती है उसको मरीन बायोलॉजी बोलती है। अचानक क्या हुआ कि सेलर ने देखा कि दूर पे बहुत बड़ा एक टाइड आ रहा है और उसको समझ में आ गया कि ये छोटी सी बोट वो संभाल नहीं पाएगा। उसने प्रोफेसर साहब से एक छोटा सी क्वेश्चन पूछा उसने, और तुरंत उनको अलर्ट करते हुए बोला कि सर आपको स्विमोलॉजी आती है। अपनी भाषा में बेचारे ने बोला। तो बोले वो प्रोफेसर साहब अरे स्विमोलॉजी क्या होती है। तो बोलते सर स्विमोलॉजी मतलब तैरना आता है आपको। बोलते नहीं। तो बोला माफ़ कीजिएगा, हम बच नहीं पाएंगे, आपको कूदना पड़ेगा, या तो मेरे साथ आप कूद जाइए पानी के अंदर, अगर मैं बचा पाया तो बचा पाऊंगा, नहीं तो मैं चलता हूँ। और इतनी देर में बहुत ही तेज जो एक सुनामी टाइप की लहर आई और उसने बोट को उल्टा कर दिया और प्रोफेसर साहब डूब गए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो कंपैरिजन किया है स्विमोलॉजी, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं बट हम बेसिक आर्ट ऑफ हेल्दी लिविंग नहीं जानते, विच इज साइंस ऑफ योगा नहीं जानते, जो बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी को पहले बचाने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास कितने भी बड़े बैंक बैलेंसेस हों, प्रोफेसर साहब की तरह नॉलेज हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों और पैसा हो, नाम हो, स्किल हो, लेकिन अगर हम बेसिक्स नहीं जानते लाइफ के बारे में, जैसे इस कहानी से मैं आपको उसको कंपेयर करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें एक मिनट में ज़ीरो हो जाती हैं, बिकॉज वी डोंट सर्वाइव एज पर एक्सपेक्टेड। तो नेक्स्ट टॉपिक में आने से पहले हम ये भी जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली जो आर्ट ऑफ ट्रू हेल्दी लिविंग है या साइंस ऑफ योगा है, इसके बेसिस पे हमें कहाँ पर फोकस करना चाहिए अपनी एनर्जीज, जिससे हमारी ज़िंदगी चलती है, हमारे प्राण चलते हैं, हमारा संचार होता है, हम एक हेल्दी और हैप्पियर लाइफ जी सकते हैं। तो हम उन सोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो हमें एग्जैक्टली बैलेंस में रखना पड़ता है अगर हम एक लॉन्ग हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। तो कम से कम 5-6 एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जो हमें एनर्जी देते हैं और उस पर हमें अपना फोकस दोबारा लाना पड़ेगा इफ़ वी वांट टू लिव अ हेल्दी लॉन्ग लाइफ। सबसे पहले चलते हैं हम फूड के ऊपर। फूड, इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट फूड जो है हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है।
अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितनी क्वांटिटी में खाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस परिस्थिति में खा रहे हैं, कैसे किस मन से खा रहे हैं। ये बहुत छोटी सी चीज़ सुनने में लग रही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके लिए एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक इसमें प्रोवर्ब है या एक कोट है इसके बारे में, मैं इसको रेफर कर रहा हूँ यहाँ पर। ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ बैगर। मतलब हमें ब्रेकफास्ट में कितना खाना चाहिए आप समझ गए होंगे। प्रिंस की तरह हमें लंच करना है थोड़ा कम, और जो डिनर है बहुत हल्का करना चाहिए। लेकिन 90% ऑफ द पीपल आई बिलीव डोंट फॉलो दिस। ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में बॉडी को धीरे धीरे बहुत इम्पैक्ट करने लगती हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे टाइम होता है, हर चीज़ का टाइम होता है। हमें जब जनरली एक टाइम होता है हमारी बॉडी की जो साइकिल है, जैसे वी हैव टू टेक ब्रेकफास्ट एट अराउंड 8 o'clock, देन लंच एट 1 एंड डिनर एज अर्ली एज पॉसिबल एज 7। बट आप देखो कि टाइमिंग्स के हिसाब से हम बिल्कुल नहीं चलते, लेकिन हमें एक बात का बहुत ज़रूरी हमें जानना है यहाँ पर कि टाइमिंग से हमारी बॉडी में बहुत इम्पैक्ट आता है, क्योंकि बॉडी उसी तरह से अलाइन करती है। अंदर के ऑर्गन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अलाइन करने लगता है अगर आप टाइम से खा रहे हैं, और अपने जूसेस हैं या एंजाइम्स हैं जो भी निकलते हैं वो उस स्टिमुलेट होते हैं उसी तरीके से। बट कुछ लोग तो लंच जो है वो डिनर में कर रहे हैं, डिनर रात को या अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कर रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, तो एक कहावत है कि वी शुड च्यू द फूड एटलीस्ट 32 times। अभी सुनने में बड़ा एक बचकाना मजाक लगती है, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, बिकॉज प्री डाइजेशन जो होता है हमारी बॉडी में वो 20 to 30% हमारे माउथ में होता है। बिकॉज जब हम च्यूइंग करते हैं तो हमारे यहाँ सलाइवा निकलता है, जो थूक निकलता है, और वो हमारे फूड को बहुत अच्छे तरीके से मुंह में ही डाइजेस्ट कर देता है। तो पेट को डाइजेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है और वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है जो कि आपके फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, मैं उस पर चलता हूँ, और यह है स्लीप। स्लीप सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन हमें ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि नींद जो है वो, अगर हम 6 से 8 घंटे के बीच में अगर हम नींद नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। कुछ लोगों की नींद बहुत कम होती है और बहुत फ्रेश रहते हैं, तब भी उनको सोना थोड़ा ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक्यूमुलेट होती है नींद। प्लस नींद का टाइम होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे कुछ रेफर करना चाहूँगा कि बेसिकली अगर हम समय से नहीं सोते हैं तो रात के टाइम जो हमारी बॉडी में रिपेयर मैकेनिज्म चलता है, जो हमारे ब्रेन को और हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, वो मैकेनिज्म इम्पैक्ट करता है, और इसीलिए हम कभी कभी फ्रेश महसूस नहीं करते मॉर्निंग में। और अगर ये हमारी टाइमिंग हमेशा गलत रहती है या हम बहुत कम सो रहे हैं तो ये मैकेनिज्म पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, और इसके कारण देर आर हंड्रेड्स ऑफ डिजीज विच हैपन इन अवर लाइफ। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसमें, लाइक रिस्क ऑफ ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हार्ट है, एंड बीपी की डिजीज़ है, ये होने लगती हैं धीरे धीरे आने वाले समय में। और ये हार्ट को डेफिनेटली, हार्ट सब कुछ हार्ट पे प्रेशर क्रिएट कर ही देता है एंड ऑफ द डे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी हुई थी, ये मैं दोबारा उसको मैं कोट करना चाहूँगा। इवन इट इज़ सेड दैट इफ़ वी स्लीप टू मच, मोर देन 8 hours, सोते रहना, पड़े रहना, और जो इस तरह की हैबिट होती है तो वो भी इसको भी चेक रखना है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा सोते हैं देयर इज़ हाई रिस्क ऑफ कैंसर इन दोज पीपल। दैट इज़ द स्टडीज विच टेल ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद दोस्तों हम इस बात पे आएंगे कि बॉडी के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एज एन सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं सो इट विल बी गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और ख़ासतौर से सेडेटरी लाइफस्टाइल जो हम इस वक्त जी रहे हैं, हम बैठे रहते हैं, अधिकतर लोग बैठ के काम करते हैं, वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, और वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है लोगों की अर्ली डेथ का या डिजीज़ के कारण, और डिजीज़ का। दिस हैज़ बीन स्टडीड दैट जो लोग बैठ के काम करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, दे डबल द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी, also increases the risk of colonal cancer, हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस जिसके अंदर हड्डियां खराब होने लगती हैं बहुत जल्दी, और डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। तो ये डरने की तो बात नहीं है, बट ये ट्रुथ है, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं बोल रहा हूँ, ट्रुथ है। अब मैं इसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में बताना चाहता हूँ आपको कि 30 to 45 minutes ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे इज मस्ट। अगर आप एक्सरसाइज की बात करें तो मैं इसमें 2 चीज़ों की बात कर रहा हूँ। इसमें जिम में जो हमें जो एक्सरसाइज करते हैं सारे बॉडी पार्ट्स के लिए, और योगा। अगर आपके पास समय कम है तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हो, एक दिन छोड़ के, एक दिन योगा कर सकते हो, एक दिन एक्सरसाइज कर सकते हो। ये भी बहुत बड़ा इफेक्टिव चीज़ है, बिकॉज जिम इज़ ओनली गोइंग टू स्ट्रेंथन योर मसल्स, और थोड़ी सी आपकी एनर्जी लेवल को रखता है, बट आपके ऑर्गन्स को वो हेल्दी नहीं कर सकता हमेशा। उसके लिए योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वॉक कीजिए। 30 to 40%। वॉकिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस जो कि ब्लड को सर्कुलेट करता है आपकी बॉडी में और बहुत सारी डिजीज से आपको बचाता है।
इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है माइंड। अगर हम हमेशा वरी कर रहे हैं और हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं है तो डेफिनेटली वो जो है वो डैमेज करता है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को। बहुत आपने अक्सर देखा होगा, जो लोग बहुत चिंता करते हैं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कम होती है, अक्सर वो बीमार होने लगते हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा रिफर करके आपको यहाँ बताऊंगा कि अगर हम अपनी बॉडी में अपने ब्रेन को अगर हम काम एंड क्वाइट और कूल नहीं रखते हैं तो इट गिव्स राइज टू द डिजीज लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। लाइक साइकोसोमेटिक मीन्स आपका रियलिटी से परसेप्शन, थिंकिंग, इसमें आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा, आपको नहीं पता लगेगा। इवन ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, या तो आप बहुत खाने लगते हैं या बहुत कम खाने लगते हैं। दैट ऑल्सो गोइंग टू इफेक्ट योर बॉडी। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आप मेडिसिन से अगर दिमाग को शांत करेंगे तो वो उसके अदर साइड इफेक्ट्स बहुत डिजास्टरस हो सकते हैं। इसका एक ही इलाज है, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन सीख सकते हैं कहीं पर भी टू मेक योर माइंड काम एंड कूल, then your energies are highly productive and your energies are channelized। इसको हम कहते हैं काम मेडिटेटिव माइंड, जो कि बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि इसका जो माइंड का इफेक्ट ओवरऑल बॉडी पे बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। तो आगे चलते हैं सर। इसका जो कंपोनेंट है ब्रीदिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स इन योगा विच एड्स टू आवर प्राणा और आवर एनर्जी इन द बॉडी और इन आवर लाइफ। क्या आपको पता है कि हम हार्डली 30% ऑफ जो हमारी लंग्स की कैपेसिटी को हम यूज़ करते हैं, इसीलिए हम अक्सर हमें पता भी नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं। और उधर आप देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं वो 90% ऑफ देयर लंग्स कैपेसिटी दे यूज़, इसीलिए वो देखो हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे और वो थकते नहीं हैं, खेलते रहते हैं, फिर आएंगे, रेस्ट करेंगे, अपना कुछ करेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर खेले आएंगे। तो 30% जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं अपनी लंग कैपेसिटी, तो 30% हम अपनी जो लंग कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं ये बहुत कम है। अब आप पूछेंगे कि इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। देयर आर सेवरल वेज टू इम्प्रूव द लंग कैपेसिटी। इसमें मेन है आपका द वे यू ब्रीथ, द डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम। इसके डिटेल में हम जा सकते हैं, इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन आपको मैं सिर्फ एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिससे कि आप खुद एक्सप्लोर करके इस बात को जानने की कोशिश करें कि हमें डीप ब्रीदिंग करते रहना चाहिए, जो कि यौगिक ब्रीदिंग भी कुछ लोग इसको यौगिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं, ये कह सकते हो आप। अब आप कहेंगे इतनी डीप ब्रीदिंग करने की जरूरत नहीं, क्या है? डीप ब्रीदिंग करने की ज़रूरत हमको इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि हमारा 70 to 80% जो हम टॉक्सिन्स निकालते हैं बॉडी के, वो हमारी ब्रीद आउट करते समय, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तब वो निकलते हैं, ये शायद हमें नहीं पता। जो यूरिनेशन से या पसीने से जो हमारा टॉक्सिन्स बाहर आते हैं वो तो बहुत कम है एज कम्पेयर टू व्हाट द ब्रीदिंग डज फॉर अस, एंड दिस मस्ट बी अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग फॉर मैनी पीपल। इसके बाद मैं आपको ये कह सकता हूँ एक इम्पॉर्टेंट और एक कंपोनेंट है इसका, नॉलेज। तो लाइफ मैनेजमेंट जो है हमारा, उसके ऊपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ द ओनली एबिलिटी टू हैंडल एवरीथिंग इन ऑर्डर टू लिव अ प्रोडक्टिव, हेल्दी एंड फुलफिलिंग लाइफ। तो लाइफ मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना ज़रूरी है, जिससे कि हम अपनी बॉडी, अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज कर सकें, सही तरीके से उसको यूज़ कर सकें। और मैं आपको इसके आगे ये भी बताना चाहूँगा कि नॉलेज रखने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। और नॉलेज गेन करने का सबसे अच्छा तरीका है द बुक्स। किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छी किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ग्रेट बुक्स आर आवर ग्रेट फ्रेंड्स। और या फिर आपकी लाइफ में कोई ना कोई आपका मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे यहाँ 80 to 90% लोगों को पता भी नहीं होगा और होता भी नहीं है। मेंटर का मतलब वो इंसान जो बहुत मैच्योर है या आपसे ज़्यादा मैच्योर है, और उसकी गाइडेंस से आपको फ़ायदा होता है। वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई गुरु भी हो सकता है, आपका कोई टीचर भी हो सकता है, या कोई आपका बहुत ही सुलझा हुआ दोस्त हो सकता है जो हमेशा से आपको इस तरह की सलाह देता आया हो। ऐसे मेंटर्स से बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी नॉलेज पे, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट इज़ द चेंज। तो आप किसी चीज़ को होल्ड करके बैठ भी नहीं सकते, तो आप इतना परेशान क्यों होते हैं, ये जानने बस बताने का यही है कि अगर हम इन सब कंपोनेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी बहुत चैनलाइज्ड रहेगी, हम एक हेल्दी लाइफ जिएंगे और एक डिजीज़ फ्री लाइफ जी सकते हैं। अब इतने सब ज्ञान सुनने के बाद आप ये कहेंगे किसके पास टाइम है ये सब चीज़ें करने का, अपना सब कुछ सही चल रहा है, चलने दो उसको। ये भी देखो, स्लीप देखो, फूड देखो, किताबें देखो, माइंड को देखो, है ना। सब ये सब बातें जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इसका जो इस तरह का जो लॉजिक है जो लोग देते हैं, जिसको कह सकते हैं हम कुतर्क, इसके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अज्यूम कीजिए कि आपका जो माइंड है
वो एक ड्राइवर है और आपकी पूरी बॉडी जो है वो एक कार है, और एक आप अपनी लाइफ की जर्नी पे जा रहे हैं। तो क्या कभी आप ये कहते हैं कि हु हैज़ टाइम टू फिल अप द पेट्रोल एंड चेक द पेट्रोल? जब हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं उसी चीज़ की इनटेक की बात कर रहा हूँ, व्हाट वी आर टेकिंग इनसाइड इन आवर ब्रेन एंड इन आवर बॉडी। जो मैंने अभी कंपोनेंट्स आपसे डिस्कस किए, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद व्हाट वी आर टेकिंग इनसाइड इट आवर बॉडी, हम जो बॉडी के लिए कर रहे हैं। तो आप उसके लिए तो आप कभी ऐसा नहीं कहेंगे ना कि मेरे को पेट्रोल की जरूरत क्या है। आप ये भी कह सकते हैं, अरे हु हैज़ टाइम फॉर दिस रेगुलर चेकअप्स फॉर माई कार? जब मेरी कार सही चल रही है, ये सर्विसिंग पे जाने की क्या ज़रूरत है? जब होगा देखी जाएगी। मैं यहाँ पे जो सर्विसिंग, कार की सर्विसिंग को कंपेयर कर रहा हूँ आपके रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, जो हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग करवाते ही नहीं हैं जब तक वो बीमार नहीं पड़ते। आफ्टर द एज ऑफ 40 डेफिनेटली यू रिक्वायर ईयरली चेकअप्स। एट द एज ऑफ 50 यू मे रिक्वायर ट्वाइस इन ए ईयर। और अगर आप यंग हैं तो भी, क्योंकि अब चेंज हो रहा है, समय बदल रहा है आपका। तो आप कभी कभी ये भी कह सकते हैं कि अरे गाड़ी में से जो एबनॉर्मल नॉइजेज आ रही हैं, इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है, गाड़ी तो चल ही रही है। मैं एबनॉर्मल नॉइजेज अगर गाड़ी में आ रही हैं तो उस तरफ गाड़ी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। उस वक्त कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन होने वाला होता है। मैं यहाँ पे एबनॉर्मल नॉइजेज को बॉडी के क्रिटिकल सिग्नल्स से बात कर रहा हूँ। अगर आपको कोई कांस्टेंट पेन रहता है या आपको फीवर आ रहा है, कई लोग इसको इग्नोर करते हैं और बाद में वो बहुत बड़ी डिजीज़ में पता लगता है कि बहुत बड़ी डिजीज़ की स्टार्टिंग थी वो, और उस पर लोग ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का ध्यान देते रहेंगे तो जो आपकी गाड़ी है उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा रास्ते में, जब आप अपनी लाइफ जर्नी में है। क्योंकि गाड़ी का ब्रेकडाउन का मतलब आपका ब्रेकडाउन, दैट इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग। सो दोस्तों, मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँगा इस वीडियो को, कि ये एक क्विक रिमाइंडर था हमारे लिए, क्विक रियलाइजेशन था कि हमें अपनी ज़िंदगी में अब कहाँ पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि बैंक बैलेंस, मकान, गाड़ी, फिटनेस हैज़ ओनली वैल्यू अगर हम एक हेल्दी और एक डिजीज़ फ्री लाइफ जी पाते हैं, और सबसे पहले हम जिंदा रह पाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है इसको जानना। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर, जहाँ पे स्पेसिफिकली उनके केस में क्या हुआ था और उससे हम क्या लर्निंग कर सकते हैं वो जानने के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आया है तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और उन लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए जिनकी आप बहुत केयर करते हैं लाइफ में। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, हेल्थियर, लॉन्ग, डिजीज़ फ्री लाइफ। गुड बाय।